लगता किताबों के वर्क खाली नहीं है, लेकिन मैं ऐसी किताब हूं जिसके वर्क खाली है। उसी अकेलेपन से और खालीपन से हाथ में कलम पकड़ी थी। पिता पहले ब्रज भाषा में लिखते थे, फिर पंजाबी में लिखने लगे। वही मेरे गुरु हुए, वही समझाते काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे अपने अंतर में उतरती गई, बाहर सब कुछ बेगाना होता गया। हिंदुस्तान की तकसीम का वक्त आया। लाखों मासूम लोगों को जिस तरह मरते देखा, तड़पते देखा, लगा मां की मौत के वक्त तो ईश्वर बेगाना हुआ था, लेकिन अब पूरा समाज बेगाना हो गया था, हर मजहब बेगाना हो गया था। जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो उन्होंने बहुत कविताएं तड़प कर लिखी, जिनमें एक कविता वारिस शाह के नाम लिखी। आज आखां वारिस शाह नूं कि तू कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। वारिस शाह, आज तुझसे मुखातिब हूं, उठो कब्र में से बोलो और मोहब्बत की किताब का नया वर्क खोलो, इंसानियत की किताब का, लोगों के दुख दर्द की किताब का। जब पंजाब में एक बेटी रोई थी, वारिस शाह, तूने उसकी दास्तान लिखी, हीर की दास्तान। आज तो लाखों बेटियां रो रही हैं। वारिस शाह तुमसे कहती है, उठो कब्र में से बोलो, उठो अपना पंजाब देखो जहां लाशें बिछी हुई हैं। चनाब दरिया में अब पानी नहीं बहता, खून बहता है। हीर को जहर देने वाला एक चाचा कैदो था, अब तो सब चाचा कैदो हो गए। रांझे की बांसुरी खो गई, गले से गीत टूट गए। पानी में जहर किसने मिला दिया? अपनी कल्पना की दुनिया में अमृता अकेली थी। लाहौर में जब साहिर से मुलाकात हुई थी, मोहब्बत और दर्द का बीज अंतर में पनपने लगा था, लेकिन पैरों के सामने कोई रास्ता नहीं था। अमृता ने लिखा, दुखांश ये नहीं होता कि जिंदगी के रास्ते पर समाज अपने कांटे बिछाता रहे और आपके पैरों से जिंदगी भर खून बहता रहे। दुखांश ये होता है कि आप लहू लुहान पैरों से एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होता। अमृता जब 4 बरस की थी, सगाई हुई थी और 16वां बरस आते आते विवाह हुआ। 2 बच्चे हुए और फिर वो रिश्ता भी बेगाना हो गया। समाज की मुखालफत ने चारों तरफ कांटों को बो दिया और अमृता ने रोजी रोटी के लिए सन 1948 में रेडियो की नौकरी कर ली। 5 रुपया रोज की उजरत पर जो वो 12 साल करती रही। मुखालफत की आवाज चारों तरफ से अमृता के गिर्द लिपटी हुई थी, इतनी कि जब सोवियत रूस से कुछ शायरों अदीबों को निमंत्रण मिला जो अमृता के समकालीन थे, उन्होंने आवाज उठाई कि अगर अमृता को भी साथ लिया जाएगा तो उनकी पत्नियां उन्हें जाने नहीं देंगी। तब सज्जाद जहीर जिंदा थे। एक दिन दुख से भरे हुए अमृता के पास आए, कहने लगे, कमेटी के नाम एक चिट्ठी लिख दो कि आप हमारे साथ जाना चाहती हैं, फिर कमेटी इनकार नहीं कर पाएगी। तब अमृता ने कहा, मैं आपका आदर करती हूं, लेकिन आपको किसने कहा कि मैं जाना चाहती हूं? मैं कभी किसी दूसरे देश में जाऊंगी तो अकेले जाऊंगी, किसी के साथ नहीं जाऊंगी। तब किसी को अनुमान नहीं था
कि अमृता को जिंदगी भर दूसरे देशों के निमंत्रण मिलते रहेंगे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों के, यूनेस्को के, रूस, बल्गारिया, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में कई बार जाना हुआ और हर जगह अमृता अकेली जाती रही। हमने आज ये दुनिया बेची और एक दीन खरीद के लाए, बात कुफर की है हमने आज ये दुनिया बेची। अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर घूंट चांदनी पी है हमने, बात कुफर की है हमने। सपनों का एक थान बुना था, गज एक कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोली सी है हमने, अपना इसमें कुछ भी नहीं है। मांग के अपनी मौत के हाथों ये जो जिंदगी ली है हमने, बात कुफर की है हमने आज ये दुनिया बेची और एक दीन खरीद के लाए। मुखालफत शोहरत में बदलने लगी। साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1956 में मिला था और वक्त आया जब भारत की 5 यूनिवर्सिटियों ने अमृता को डी.लिट की ऑनररी डिग्री दी। उनकी एक कविता थी 9 सपने, जो गुरु नानक के जन्म पर उनकी माता तृप्ता की ओर से लिखी गई थी। ये मिट्टी की देह सार्थक होती है जब कोख में कोई नीड बनाता है। कि कैसा जप, कैसा तप, कि माँ को ईश्वर का दीदार कोख से होता है। ये कैसी आवाज थी, ये मोह का और ममता का गीत था या ईश्वर की काया का गीत था। इस गर्भ के बालक का चोला कौन सिएगा। मैं रात भर सूरज की किरणें अटेरती रही, तृप्ता ने कोख के आगे माथा झुकाया, ये ना अपना न पराया। ये तो कोई अज़ल का जोगी मेरी कोख में आया और एक घड़ी बैठा कोख की धूनी को तापता। और ये कविता थी जिस पर उन्हें फौजदारी मुकदमे का नोटिस मिला। तब हिंदुस्तान की कितनी अखबारों ने एक पॉजिटिव रोल अदा किया और मुकदमे के खिलाफ आवाज उठाई। अब अमृता के साथ चित्रकार इमरोज थे, वो अकेली नहीं थी, इसलिए सब झेलती रहीं। अमृता की जिंदगी अपने आप में एक अनिवर्षमान है। शुरू से लेकर आज तक सोसाइटी के हाथों, जिंदगी में और साहित्य में कंटेम्प्रेरीज के हाथों, इसी चीज को महसूस करके मैंने एक पेंटिंग बनाई। 1983 में भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला और 1986 में अमृता को राज्यसभा के लिए नामजद किया गया 6 साल के लिए। अमृता की आवाज इंसानियत की आवाज बनती गई और उनकी कुछ रचनाओं के दुनिया की 36 भाषाओं में अनुवाद हुए। जब वियतनाम के प्रधानमंत्री हो ची मिन हिंदुस्तान में आए, अमृता से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था, हो ची मिन मिले तो मेरा माथा चूम कर कहने लगे, हम दोनों सिपाही हैं, तुम कलम से लड़ती हो, मैं तलवार से लड़ता हूं। अमेरिका की ओहायो स्टेट के गवर्नर की पत्नी अमृता से खास तौर पर मिलने आई। कहने लगी, मैं उस औरत को देखने आई हूं जिसने जैसा चाहा जी लिया। तब उन्होंने अमृता से एक सवाल पूछा। वो कहने लगी, मैं जानती हूँ हिंदुस्तान में बहुत गुर्बत है, बेरोजगारी है,
और जातिवाद जैसी कितनी समस्याएं हैं, लेकिन इस मिट्टी में वो क्या है, कौन सी चीज जिससे आपको भारतीय होने का गौरव है? उस वक्त मैंने कहा, ऋग्वेद में सूर्य सावित्री का एक सूक्त है, वो आपके सामने रखती हूँ, जिसमें वो कहती हैं, सुबह का सूरज जब आए तो उसकी लाली आंखों में ज्ञान का काजल डालकर और हाथों में वेद मंत्र लेकर उसका स्वागत करे। दुनिया के चिंतनशील लोग उनका ब्याह रचाएं और संकल्प का सराहना लेकर वह स्वतंत्रता की सेज पर सोए। और कहा, कितना प्राचीन काल था जब स्वतंत्रता की ऐसी कल्पना की गई जो आज भी किसी देश की हकीकत नहीं बन पाई, लेकिन ये भारतीय चिंतन है, इस मिट्टी के कण कण में बसा हुआ और मेरी आत्मा में भी। पाठक वर्ग ने अमृता से इतनी मोहब्बत की है कि अमृता का नाम उनके लिए आत्मबल का प्रतीक हो गया है। नेपाल के लेखक हैं धुस्वा साइनी। उन्होंने एक बार लिखा, जब मैं अमृता को पढ़ता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान से प्यार हो आता है। मैं समझती हूँ मेरे लिए ये एहसास मुझे पढ़ते हुए कोई मेरे देश को प्यार करने का एहसास ले आए, मेरे लिए बहुत कीमती है। अमृता कभी जिंदगी में रजनीश जी से नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने रजनीश चिंतन को गहरे से पाया है। और जब रजनीश जी ने अमृता को उनकी कुछ किताबों की भूमिकाएं लिखने को कहा तो अमृता हैरान हुई। उन्होंने भूमिकाएं लिखी और कहीं ये भी लिखा, शायद को एक काया मानकर कहना चाहती हूँ कि जब किसी के आने से उस काया का अंग अंग खिलने लगा तो आने वाले का नाम कहानीकार हुआ, और जब किसी के आने से उस काया के सांस बौराने लगे तो आने वाले का नाम कवि हुआ, और जब किसी के आने से उस काया के प्राण दीपक से जलने लगे तो आने वाले का नाम ऋषि हुआ। और इन सब से तरंगित जब किसी के आने से उस काया की आंखों में प्रेम और प्रार्थना का एक आंसू भर आया तो उस आंसू का नाम रजनीश हुआ, ओशो हुआ। अमृता ने कई कविताएं सपनों में लिखी हैं और कई सपनों के आधार पर इनका एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, एक मुट्ठी अक्षर। आज भी देश के जो हालात हैं वे अमृता की चेतना के लिए एक गहरी पीड़ा को लिए हुए हैं। दोस्तों, उदासियों का मौसम बहुत लंबा है, बारूदी हवाएं बहती हैं तो पेड़ों के नए पत्ते पेड़ों से गिर जाते हैं, शाखाओं की कोख रोती है, कहती है ये कैसी तकदीर है कि एक मिट्टी के खून को जो कई फिरकों में बांट देती है, नफरत रगों में चलती तो सारी बद्दुआ माओ की कोख को लगती। मेरे लोग हंडिया में दाल नहीं खौफ रांधते हैं और बेजायका सालन के लिए
किसी यकीन के नमक की चुटकी किसी दुकान पर नहीं मिलती। दोस्तों दुआ मांगो कि कुल्हाड़ियों का मौसम बदल जाए। पेड़ों की उम्र पेड़ों को नसीब हो। हरे पत्तों को जवानी की दुआ लगे। दोस्तों दुआ मांगो। लोगों की मोहब्बत से गुजरती हुई अमृता आज किस अवस्था में है, यही देखना और कहना वक्त की प्राप्ति है। या तो दुनिया के पानी में डूबी किरण वो किरण के बदन को न छू पाए। राहों का क्या है, जिस भी राह से कहो हम गुजर जाएंगे।